क्लास 10th चैप्टर वेरिएशंस मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 3। इसके पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर। यानी हर एक क्वेश्चन के साथ 4 आंसर जो हैं वो दिए जा रहे हैं, हमें उनमें से जो दुरुस्त है उसे मार्क करना होगा, उसे पिक करना होगा। पहला क्वेश्चन है जी, इन अ रेशो ए रेशो बी ए इज कॉल्ड व्हाट। अब ये बात आप याद रखें कि रेशो में जैसे पहली टर्म जो है उसे एंटीसीडेंट कहा जाता है और दूसरी टर्म जिससे उसे कंपेयर किया जा रहा होता है ऑब्जेक्ट को, उसे कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो इसमें ए के बारे में पूछा जा रहा है जो कि एंटीसीडेंट है, तो इसलिए हम जो ऑप्शन बी है उसे मार्क कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ रेशियो x इज टू y y इज कॉल्ड। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट टर्म को रेशियो को फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट और सेकंड को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो कॉन्सिक्वेंट जो है हम देख रहे हैं कि सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसलिए हम सी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखें, इसमें लिखा हुआ है इन अ प्रोपोर्शन a इज टू बी प्रोपोर्शन टू c रेशियो d a एंड d आर कॉल्ड व्हाट। यानी प्रोपोर्शन कहते हैं इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज को। ये एक रेशियो है ए बी की और एक है सी डी की। अब इसमें बी और सी जो है ये मीन्स कहलाते हैं, जबकि ए और डी जो हैं इन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। तो यहाँ पर एक्सट्रीम्स जो बी ऑप्शन है ये दुरुस्त ऑप्शन होगा, चूँकि जब हम लॉ प्रोपोर्शन अप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है और जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आता है वो आपस में हमेशा बराबर आता है। तो ये ए और डी एक्सट्रीम्स में आते हैं, ठीक है, इसलिए इस चीज़ को आपने याद रखना है। इसके बाद अगर आप फोर्थ एमसीक्यू को देखें, इसमें लिखा हुआ है ना प्रोपोर्शन ए इज टू बी इस प्रोपोर्शन टू, ये प्रोपोर्शन का साइन है, सी रेशियो डी, तो बी एंड सी आर कॉल्ड व्हाट। अब यहाँ पर याद रखें कि जैसे मैंने इससे पहले बताया था कि बी और सी जो होते हैं वो मीन्स कहलाते हैं और ए और डी जो हैं वो एक्सट्रीम्स कहलाते हैं। अब हमसे बी और सी के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो बी और सी हैं वो मीन्स हैं, यानी ए ऑप्शन जो है यहाँ पर वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, इसको हम मार्क कर देंगे। बाकी ऑप्शन जो हैं वो इसके लिहाज से गलत हैं, ठीक है। और इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं इस रूल को, मतलब अगर आप कोई भी एग्जांपल लेके खुद से अगर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाकई बात दुरुस्त भी है। एंड जैसे अगर फॉर एग्जांपल 2:3 है और यहाँ पे मैं 4:6 लेता हूँ कि ये बराबर है, तो आप देख सकते हैं कि 3 4s are 12 और 2 6 are 12, तो ये हमेशा बराबर आंसर आएगा। इसी तरह अगर फिफ्थ पार्ट को आप देखें तो इसमें इस तरह से है कि इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में जैसे कि ए रेशियो बी इक्वल है बी रेशियो सी के, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का हमेशा पता चलता है कि अगर फर्स्ट रेशियो में जो सेकंड टर्म है बी है, तो जो सेकंड रेशियो हम लिख रहे हैं उसमें जो फर्स्ट टर्म होगी वो भी बी ही होगी, इन दोनों इक्वल होंगे। तो अब ये एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, इसमें लिखा ये जा रहा है कि जो ए सी है वो बी स्क्वायर के बराबर है, यानी कि लॉ प्रोपोर्शन यूज़ किया गया है। ये मीन्स का प्रोडक्ट बी स्क्वायर बनता है और एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट ए सी बनता है, तो इसलिए ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर आया। बी इज सेट टू बी डैश प्रोपोर्शनल, तो इसमें जो बी है चूँकि ये मीन में लिखा गया है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम मीन प्रोपोर्शनल कहेंगे। यहाँ पर मीन्स प्रोपोर्शनल जो सी ऑप्शन है वो आएगा, इसको हम मार्क कर देते हैं, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर सी। इसके बाद सिक्स्थ एमसीक्यू है। सिक्स एमसीक्यू में लिखा हुआ है इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी, सी इज सेट टू बी डैश प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में जैसे ऊपर मैंने आपको एग्जांपल मतलब बताया कि ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी है, तो सी क्या कहलाएगा। अब सी चूँकि इसमें आप देखें कंपैरिजन में थर्ड जो है नंबर है, तो इसलिए इसको थर्ड प्रोपोर्शनल कहा जाएगा। चूँकि बी 2 दफ़ा रिपीट हुआ है इसलिए इसमें जो थर्ड प्रोपोर्शनल है ए ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल दुरुस्त है, इसको हम मार्क कर देंगे और बाकी जो है वो इसके लिहाज से गलत है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि फाइंड एक्स इन प्रोपोर्शन 4:x प्रोपोर्शन टू 5:15, यानी इसमें हमने जो x है अननोन है इसको फाइंड आउट करना है और इस पर हम लॉ ऑफ प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे और देखेंगे x की क्या वैल्यू आती है। तो इसे मैं लिखता हूँ जी 4:x इज़ इक्वल टू, चूँकि यहाँ प्रोपोर्शन का साइन है इसको हम इक्वल भी लिख सकते हैं क्योंकि प्रोपोर्शन का मतलब ही यही है कि दो रेशियोज बराबर हैं। अब इसमें लॉ ऑफ प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे, ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी कि जो 5 और x है मीन्स का प्रोडक्ट है और 4 और 15 जो है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होगा। इसको हम यहाँ पर दर्ज करते हैं, इनको लिखते हैं, यानी 5x और यहाँ पे हम लिखते हैं 4 × 15।
अब जो 15 है, सॉरी जो 5 है, यहाँ पे चूंकि x को आइसोलेट करना है, अलग करना है, हमने सेपरेट करना है, तो ये 4 इंटू 15 ओवर 5 बन जाएगा। 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 कैंसिल होगा 15 से, क्योंकि 5 3 ज़ा 15 है, और 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 4 और 3 मल्टीप्लाई होकर 12 हमें इसका प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि उसमें 12 लिखा हुआ है, इसलिए हम इसे मार्क कर देंगे, तो 12 हमारा आंसर आएगा। इसके बाद इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है 8th, अगर आप उसको देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि इफ़ u इज़ प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर देन, यानी कि u जो है वो v स्क्वायर के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है, यानी u इंक्रीज करेगा तो v स्क्वायर भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस प्रोपोर्शन के साइन को हटाना चाहता हूँ तो मुझे मतलब हमें यहाँ पे क्या याद रखना है कि हम के जो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी उससे मल्टीप्लाई करेंगे v स्क्वायर को, ठीक है। तो ये बन जाएगा u इक्वल टू के वी स्क्वायर। अब यहाँ जो है बी ऑप्शन जो है इसमें लिखा हुआ है u इक्वल टू के टाइम्स वी स्क्वायर, तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा, इसे हम मार्क कर देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी नाइन्थ है, इसमें लिखा हुआ है कि वाई स्क्वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शन आप जानते हैं कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी में डिक्रीज आएगा, या अगर पहली क्वांटिटी डिक्रीज करेगी तो दूसरी उसकी वजह से इंक्रीज करेगी। तो अब इसमें भी यही बात है कि वाई स्क्वायर को अगर आपने इक्वल टू 1 ओवर एक्स क्यूब लिखना है तो के जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी उससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर एक्स क्यूब को, तो ये 1 और के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो y इक्वल टू बन जाएगा k, और चूंकि k के डिवाइजर में 1 लिखा हुआ है, 1 और एक्स क्यूब मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब आ जाएगा डिवाइजर में, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू के ओवर एक्स क्यूब। वाई स्क्वायर इक्वल टू के ओवर एक्स क्यूब ये लिखा हुआ है ए ऑप्शन में, ठीक है। बाकी ऑप्शंस में ऐसा नहीं है, तो इसलिए हम ए ऑप्शन को जो है यहाँ पे मार्क कर देंगे। यहाँ पर एक ख्याल आपने इस चीज़ का भी रखना है कि बाज़ का दो ऑप्शन उन्होंने एक जैसे दिए होते हैं, या मतलब कोई ऐसे रिलेशन दिए होते हैं जो तीनों ऑप्शन उसके लिहाज से बेस्ट हो रहे होते हैं, और एक ऑप्शन ऑल ऑफ दीज का होता है, तो उसको भी आपने देखना है, ठीक है ना, ऑप्शंस को भी देखना है, और ये वर्किंग भी आप साथ साथ करेंगे। इसके बाद जो 10th है MCQ, इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ u ओवर v इक्वल टू v ओवर w इक्वल टू k देन वट, मतलब फिर किससे, मतलब ये कौन सा, ये जो चार पॉसिबल आंसर है कि रिलेशन सही शो हो रहा है। तो इसमें हम ये बात जानते हैं कि अगर ये u ओवर v भी और v ओवर w भी और दोनों ही k के बराबर हैं, तो ये अलग अलग भी k के बराबर होंगे, यानी u ओवर v भी k के बराबर होगा और v ओवर w भी जो है वो k के बराबर होगा। अब यहाँ से v को अगर आप इधर शिफ्ट करें तो u इक्वल टू आ जाएगा k v, और यहाँ से अगर आप देखें तो v इक्वल टू आ जाएगा के डब्ल्यू। अब यहाँ आप चूँकि जो आपने ऑप्शंस देखे उसमें u को उन्होंने एज इट इज़ रहने दिया है, v को सब्सिट्यूट किया हुआ है, v नहीं है उसमें, तो v की जगह इसकी v की वैल्यू हम यहाँ पे दर्ज कर देंगे, तो ये बन जाएगा u इक्वल टू के, और v की जगह आप लिख देंगे के डब्ल्यू, तो ये बन जाता है u इक्वल टू के स्क्वायर w, या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि u इक्वल टू डब्ल्यू के स्क्वायर, जो कि हमारे किस ऑप्शन में सही लिखा हुआ है, u इक्वल टू डब्ल्यू के स्क्वायर, ए ऑप्शन में सही लिखा हुआ है, इसलिए हम ए ऑप्शन जो है इसको मार्क कर देंगे, और ये हमारा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा। 9th MCQ है, 11th MCQ है, द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज। यहाँ पर हमें थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो फाइंड करना होगा एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का। तो इसका तरीका हम जानते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शनल को हम अगर फॉर एग्जांपल कहते हैं कि वो t है, t इज़ द थर्ड प्रोपोर्शनल, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कंपैरिजन या इसकी रेशो ली जाएगी वाई स्क्वायर के साथ, प्रोपोर्शन का साइन आएगा, और फिर वाई स्क्वायर की रेशो ली जाएगी t के साथ, जो कि थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो अब यहाँ पर लॉ ऑफ प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि वाई स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में एक्स स्क्वायर और टी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो टी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा, और ये बेसिस सेम है, इन दोनों की पावर वाई की पावर जो है 2 + 2 4 आ जाएगी, और यहाँ पर इक्वल का साइन आएगा, और यहाँ पर टी टाइम्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा,
और इस एक्स स्क्वायर को अब हम डिवाइड जब करेंगे तो वाई पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी टी। तो ये आप देख सकते हैं कि टी जो है इसका आंसर आ रहा है वाई पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये जो सी है ऑप्शन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, इसको हम मार्क कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं 12th। इसमें लिखा हुआ है कि द फोर्थ प्रोपोर्शनल W ऑफ x रेशो y प्रोपोर्शनल टू v रेशो W इज। अब इसमें हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है जिसको हम W कह रहे हैं, और इसमें भी हम लॉ ऑफ प्रोपोर्शन ही यूज़ करेंगे जिसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो हैं वो आपस में हम बराबर रखते हैं, और मीन्स के प्रोडक्ट में जो है वो y और v आ रहा है, जबकि एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट में जो है वो x एंड w आ रहा है, x एंड w आ रहा है। तो हमने तो w की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये x जो कि w से मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो y v ओवर x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, w के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो आंसर आया है वी वाई या वाई वी समझ लें ओवर एक्स, ये जो बी ऑप्शन लिखा है ये इसका बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, इसे हम मार्क कर देंगे। तो इसी के से ये भी एमसीक्यू हम सॉल्व कर लेते हैं इस तरीके से। 13th एमसीक्यू है कि इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू एक्स रेशो वाई देन अल्टरनेटो प्रॉपर्टी इज। अब अल्टरनेटो प्रॉपर्टी क्या होगी प्रोपोर्शन में, चूंकि ए रेशो बी और एक्स रेशो वाई आपस में बराबर हैं, तो अल्टरनेटो में हम अल्टरनेट्स मतलब जो है उनको आपस में रिप्लेस करते हैं। अल्टरनेट मतलब कि आप बी और एक्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे। किस्सा करेंगे इसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ कि ए रेशो बी है और एक्स रेशो वाई बराबर हैं, इसका मतलब इनको अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये ए ओवर बी लिखा जाएगा और ये एक्स ओवर वाई लिखा जाएगा। अब इसमें जो बी है आप देखें तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, जो दूसरी साइड पे आकर राइट साइड पे आकर मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा, और एक्स जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आकर डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा, यानी ए का डिवाइज़र एक्स हो जाएगा और उधर बी जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिवाइज़र में वाई आएगा। तो हम इसको ए ओवर एक्स इक्वल टू बी ओवर वाई लिख सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे ये कहेंगे कि जो 13th है, ये मतलब जो इस क्वेश्चन का आंसर या ऑप्शन बनता है वो ए ऑप्शन बनता है, इसको हम मार्क कर देंगे जो कि हमारे इस आंसर से मैच कर रहा है। 14th एमसीक्यू है जी, इसकी स्टेटमेंट है कि इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू एक्स रेशो वाई देन इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी इज। अब इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी जो है प्रोपोर्शन में वो क्या होगी, अगर ए रेशो बी और एक्स रेशो वाई जो है वो आपस में इक्वल होंगे, इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि इन्वर्स लेंगे, यानी ए रेशो बी है और दूसरी तरफ एक्स रेशो वाई है। इसको आप अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो आप इसे a ओवर b लिख सकते हैं और इसे आप x डिवाइडेड बाय y लिख सकते हैं। अब आप जब इनके रेसिप्रोकल लेंगे तो b ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा और a डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, यानी आप इसे b ओवर a लिख सकते हैं। सेम यही वर्किंग आप यहाँ पे करेंगे राइट साइड पे, तो y न्यूमरेटर में आ जाएगा और x जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसी तरीके से इनके रेसिप्रोकल्स भी आपस में इक्वल होंगे, तो इसे हम कहते हैं इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। तो ये ऑप्शन नंबर जो लिखा हुआ है b ओवर a इक्वल टू वाई ओवर एक्स, ये डी ऑप्शन में लिखा हुआ है और ये यहाँ से हम इसको मार्क कर देंगे, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसकी जो पूरी डिटेल है वो वीडियो लेक्चर में अवेलेबल है, कंसेप्ट लेक्चर में, वहाँ से आप इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद है जी 15th एमसीक्यू। इसमें इस तरह से है कि इफ़ ए रेशियो बी या ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी देन कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज। अब कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी होती है कि आपने ऐड करना होता है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को या डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को, रेशो में या फ्रैक्शन फॉर्म में अगर हम कहें, जो राइट साइड पे वर्किंग होगी वही लेफ्ट साइड पे वर्किंग होगी। यानी इसको मैं यूँ बयान कर सकता हूँ कि अगर ए ओवर बी लिखा हुआ है और इस साइड पे सी ओवर डी लिखा हुआ है, तो या तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि a प्लस बी अगर लिख रहे हैं तो डिवाइज़र में b आएगा, और दूसरी तरफ आपको यही वर्किंग करनी होगी कि फिर आप c प्लस डी लिखेंगे ओवर d इधर लिखेंगे। या दूसरी जो इसकी स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर आप न्यूमरेटर में a ही रहने देंगे तो फिर b जो है उसमें आप a ऐड करेंगे, यानी डिनोमिनेटर में जो है ये ऐड होगा। इसी तरह फिर जो है राइट साइड पे आप अगर c न्यूमरेटर में लिखा है तो फिर इसके डिनोमिनेटर में c प्लस डी लिखेंगे। तो इसे हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें ऐसा ही लिखा हुआ है कि इसको a ओवर a प्लस बी इक्वल टू c ओवर c प्लस डी लिखा हुआ है। तो इस वजह से हम ए ऑप्शन को यहाँ पर टिक कर देंगे, मार्क कर देंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और इसका पार्ट 1 है डिफाइन रेशियो एंड गिव वन एग्जांपल।
यानी हमने शॉर्ट आंसर देने हैं इसके कि रेशो क्या होती है और इसकी एक एग्जांपल देनी है। तो ये बात याद रखें कि सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रेशो जो है, द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड इज़ कॉल्ड रेशो। यानी कि आप यूँ समझ लें कि क्वांटिटीज़ के दरमियान जो कि सेम तरह की होती हैं, एक तरह की होती हैं या उनके एक जैसे यूनिट होते हैं, उनके दरमियान जो रिलेशन है या कंपैरिजन है उसे हम कहते हैं रेशो। अब इसकी एग्जांपल जो है हम यूँ कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ए और बी जो है वो दो क्वांटिटीज़ हों ऑफ द सेम काइंड, तो इनकी जो रेशो है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए इज़ टू बी। यानी ए और बी जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होते और हम यहाँ पर रेशो फॉर्म में इनको ए इज़ टू बी या ए रेशो बी लिख सकते हैं। यानी ए इसमें एंटीसीडेंट और बी इसमें कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। तो इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी क्वेश्चन का कि डिफाइन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोपोर्शन जो है, प्रोपोर्शन इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ एक्सप्रेस्ड एज एन इक्वलेंस ऑफ टू रेशोज एज ए इज़ टू बी इक्वल टू सी इज़ टू डी। यानी प्रोपोर्शन जो है एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हम दो रेशोज़ को बराबर एक्सप्रेस करके रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है ए रेशो बी है इक्वल है सी रेशो डी के, या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि ए रेशो बी जो है यहाँ पर इज ये मतलब साइन है प्रोपोर्शन का, इज प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी, यानी कि ये दोनों रेशोज इक्वल और फिर हम यहाँ पे लॉ ऑफ प्रोपोर्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है जिसमें हमने डिफाइन करना है डायरेक्ट वेरिएशन को। तो हम इसे यूं डिफाइन कर सकते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन कि इफ़ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी causes इंक्रीज और डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी। यानी हम यूँ कह रहे हैं कि दो क्वांटिटीज़ में इस तरह का रिलेशनशिप हो आपस में कि अगर एक क्वांटिटी को आप बढ़ाएंगे तो दूसरी भी क्वांटिटी बढ़ेगी, या एक क्वांटिटी को घटाएंगे तो दूसरी भी घटेगी। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है इसे हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। यानी कि एक इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ करेगी, या पहली क्वांटिटी अगर डिक्रीज़ कर रही है तो दूसरी भी डिक्रीज़ करेगी। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट वेरिएशन का कंसेप्ट जो है वो समझ सकते हैं। इसकी अगर एग्जांपल देखें तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्ट वेरिएशन में कि अगर आप बंदों की तादाद बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर बात है कि उनका जो खुराक है, फूड है, वो भी आपको बढ़ाना होगा। तो इस तरह से दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ेगी। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट पार्ट है जी, इसमें डिफ़ाइन करना है इन्वर्स वेरिएशन को। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। डिफ़ाइन करना इन्वर्स वेरिएशन को हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर डिक्रीजेज ड्यू टू द एक्ट ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी इज़ कॉल्ड इन्वर्स वेरिएशन। यानी कि अगर एक क्वांटिटी जो है, मतलब यूँ हम कह सकते हैं कि दो क्वांटिटीज में इस तरह का रिलेशन हो कि अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज आ रहा है तो दूसरी क्वांटिटी में उसकी वजह से डिक्रीज आएगा। इसे हम कहते हैं इन्वर्स वेरिएशन। यानी फ़र्ज़ करें कि हम अगर बंदों की तादाद बढ़ाते हैं तो जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, जो वर्क कंप्लीट करने का ड्यूरेशन है, वो कम हो जाएगा। तो एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई तो दूसरी उसकी वजह से डिक्रीज़ होगी। तो इस किस्म का जो रिलेशन है इसे हम कहते हैं इन्वर्स वेरिएशन। और इसमें यह भी हो सकता है कि पहली क्वांटिटी अगर डिक्रीज़ होगी तो दूसरी में क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ आ जाएगा। तो इस तरह से हम इन्वर्स वेरिएशन का कंसेप्ट जो है वो समझ सकते हैं।